चलिए शुरू करते हैं अध्याय 22। मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यही पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम का, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बताइएगा कौन था वो। तो ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां था। ये तो अच्छे से जानते हैं आप। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसी बुक से जानकारी लेते हैं। इसमें देखिए मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी बताने की डिटेल बताते हैं। तो देखिए बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। तो देखिए मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त भी किया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां पढ़े थे। और एक क्वेश्चन तो ये बन गया जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। तो दोनों याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था तो मुर्शिद कुली खां, और स्वतंत्र बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन बना? मुर्शिद कुली खां। याद हुआ। इनसे अपनी राजधानी को ढाका से, मतलब इसने कौन? मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है ना। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि अपनी राजधानी को मतलब को ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद स्थानांतरण कर दिया। कहाँ से? ढाका से। ढाका से कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद कहाँ गया? स्थानांतरित कर दिया। तो कौन किया? मुर्शिद कुली खां किया। ठीक है। और सवाल क्या बन सकता है? तो मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में, देखिए स्पष्ट रूप से फर्रुखशियार बोला जाता है, फर्रुखशियार द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। मतलब सूबेदार, मतलब अंतिम गवर्नर को सूबेदार के नाम से भी जाना जाता है। तो मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम कब? 1717 ईस्वी में फर्रुखशियार द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ये फर्रुखशियार द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। किसको? तो मुर्शिद कुली खां को। कब किया गया? 1717 में। कौन किया? फर्रुखशियार। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद या किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्लासी के युद्ध से ये जो है ब्रिटिश शासन सत्ते में आ गया था। नहीं, कब्जा कर लिया था। एक तरह से प्लासी का युद्ध होना अंग्रेज के लिए भाग्य खुल गया, इंडिया के लिए समझिए पनौती हो गया था। तो चलिए जानकारी देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। कैसे? देखिए आगे तो सबसे पहले सवाल बनता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। और ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है तो करेक्ट आंसर इसी को मानेंगे, प्लासी का युद्ध का डेट। तो आपसे ये पूछेगा कि 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अब चलिए प्लासी का युद्ध तो जान गए, डेट जान गए, अब डिटेल जानते हैं। तो प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ कहिए, आरंभ कहिए, शुरुआत मान कहिए, किसके लिए? तो ब्रिटिश के लिए, मतलब अंग्रेज के लिए समझिए एक शासन करने का दरवाजा कहिए खुल गया था। कौन सा युद्ध के कारण? प्लासी के युद्ध के कारण। 23 जून 1757 में जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश के लिए समझिए भाग खुल गया था। यह युद्ध जो है बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। तो आगे तो सवाल बनता है क्या? बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। और ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की युद्ध हुआ था, वो किस युद्ध के नाम से जानते हैं? प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, मतलब सिराजुद्दौला जो है, बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला है वो हार गया था बेचारा, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है, जो कि इसलिए कहा गया कि अंग्रेजों का विजय हो गया। और विजय के लिए समझिए कि कब्जा, इंडिया पे कब्जा शुरू हो गया अंग्रेजों का, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ठीक है, तो इस युद्ध अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया।
ठीक है, ये भी जान गए। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्य अधिकार प्राप्त हुए। वाणिज्य अधिकार मतलब कई क्षेत्रों में वो वाणिज्य मतलब व्यापार करने का क्षेत्र बहुत सारा खुल गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये युद्ध होना, प्लासी का युद्ध होना, मतलब समझिए ईस्ट इंडिया का भाग्य खुल गया, ईस्ट इंडिया कब्जा करना शुरू कर दिया, है ना, ये समझ जाइए। एक तरह से बंगाल का तो पूरा कब्जा कर लिया ना नवाब सिराजदौला को हरा कर, है ना। जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उसकी जो है सैन्य राजनीतिक शक्ति में जो है निरंतर वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार किया। समझ रहे हैं, ये प्लासी का युद्ध होना भारत के लिए, मैंने बोल रहा था ना, भारत के लिए बहुत बुरा था। क्यों? क्योंकि ये तो बंगाल ही तक था ना। अब जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद ये व्यापार क्षेत्र बढ़ गया, बंगाल में हर जगह व्यापार, मतलब बंगाल को तो एक तरह से कब्जा कर लिया। चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? सोचिए, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, वो कहा गया ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ ही जाएगा, क्यों नहीं कहेगा भाई नवाब सिराजदौला को हरा दिया, प्लासी का युद्ध का मेन मतलब लीडर हो गया, जिता दिया, तो भाई स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। लेकिन इंडिया वालों के लिए सही तो नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, अब रॉबर्ट क्लाइव का आगे डेट याद रखिए। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का डेट क्या था, तो 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी तक इसका जो है सत्ता रहा। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। तो याद रखिएगा 1757 में इसलिए रहा क्योंकि ये प्लासी का युद्ध था, लड़ा था, तो ये तो मेन भूमिका में था। लेकिन अब शासन कब से कब तक रहा, तो देखिए दो भाग में किया है। जैसे देखिए 1757 से लेके 1760 तक शासन किया, फिर उसके बाद क्या किया है कि 1765 से लेके 1767 तक शासन किया है। समझ गए? तो ऐसे वो उसका रॉबर्ट क्लाइव का शासन सत्ता रहा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। और ये सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। और ये हमेशा लिख के ले लीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव का डेट याद रखिएगा, 1757 से 1766, फिर 75 से 1767 तक। ऐसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, बंगाल का है, इंडिया का नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसने, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो ये भी सवाल बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कौन सा शासन लागू किया था? द्वैध शासन लागू किया था। कब किया था समय उसका द्वैध शासन का? तो 1765 से लेकर 1772 की बात करता है। 72 में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी जो है शासन लगाई? द्वैध शासन लागू की। ठीक है, कहाँ लागू की? बंगाल में किया था। रॉबर्ट क्लाइव पूरा इंडिया में नहीं किया था, ये द्वैध शासन बंगाल में किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5 ऑप्शन वाले ध्यान रखेंगे, इनमें से बहुत सारा सवाल आता है कि कंफ्यूज कर देता है। तो बंगाल में किया था। जिसे जिसने वारेन हेस्टिंग जो द्वैध शासन जो लाया था रॉबर्ट क्लाइव, उसे क्या करेगा देखिएगा। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। मतलब वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। तो ये सवाल पूछता है कि द्वैध शासन को लाया बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने। और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्या समाप्त कर दिया? द्वैध शासन, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। समझ गए? हेवन बोर्न जनरल। समझ गए? तो आपसे पूछता ही है कि रॉबर्ट को, जो आप पढ़े रॉबर्ट क्लाइव को जो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है, वो व्यक्ति कौन है? कहने वाला कौन है? तो विलियम पिट है। विलियम पिट ने कहा था। तो इससे सवाल तो क्लियर हो गए, अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए चौथा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में कौन था? सिराजुद्दौला था, जो कि आप ये ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ये प्लासी का युद्ध में था। और बक्सर के युद्ध में मीर जाफर। देखिएगा, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था।
ये आप जान लीजिए, ये तो क्लियर हो गए। अब देखिए बक्सर का युद्ध, अब बक्सर का युद्ध जैसे ही शब्द आया तो डेट याद रखिए, तो 22 अक्टूबर 1764 है। तो जैसे ही पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में, पूरा डेट अगर पूछे तो बताइएगा 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब चलिए अब जानकारी लेते हैं। सवाल 3 याद रखिएगा, मीर जाफर बक्सर का युद्ध के समय में था, पर कहाँ का था, बंगाल का नवाब था। ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये पूछता है कि मीर जाफर कहाँ का था, बंगाल का नवाब था। अब चलिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। अब देखिए, मुगल के लोग थे, नवाब तो थे ही, आप जानबे करते हैं, और हेक्टर मुनरो था। देखिए, बक्सर का युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो। ये पूछता है कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, और इधर से कौन था, मुगल और नवाबों की सेना के मध्य जो है लड़ा गया। अब चलिए बताते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब देखिए शुजा-उद-दौला। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर जो देख रहे थे सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला दोनों अलग अलग हैं, ये बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जो कि प्लासी के युद्ध में लड़े थे, ठीक है, लेकिन नवाब शुजा-उद-दौला थे अवध के, मतलब लखनऊ के थे, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तलब्बी शाह आ जाए, मतलब दंती शाह आ जाए, तो आप समझिएगा कि ये हैं बंगाल के नवाब, और दंती शाह आ जाए तो आप समझिए ये हैं अवध के नवाब, मतलब लखनऊ के नवाब। क्लियर हो गए। तो अब चलिए जो सवाल अब समझने की कोशिश करिए, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला सिराजुद्दौला नहीं, शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, और बक्सर युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। अब देखिए, दोनों में अंतर है। प्लासी का युद्ध में हुआ था कि बंगाल को पूरा कब्जा कर लिया था, मतलब बंगाल में समझिए कि कब्जा हो गया था प्लासी का युद्ध में। अब बक्सर का युद्ध में क्या होगा कि पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर लेगा, समझ जाइए। अब सोचिए, तीन नवाब को हरा देगा अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और एक तरफ मुगल के लोग हैं, एक तरफ आपका बंगाल का नवाब है, एक तरफ अवध का नवाब है, और तीनों को हरा देगा, तो समझिए पूरा इंडिया को तो कब्जा कर लिया। तो बक्सर का युद्ध समझिए और भी खतरनाक था, और अंग्रेज के लिए और भी दरवाज़ा खुल गए पूरा कब्जा का, समझ गए, ठीक है। अब सवाल समझ गए, तो आपसे पूछेगा कि बक्सर का युद्ध में कौन जीता, तो अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था। और कौन सा युद्ध लड़ा, तो बक्सर के युद्ध। कब लड़ा, तो 22 अक्टूबर 1764 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या होगा बता देते हैं, क्या कि हमें भी बोलते बोलते मैंने बताना भूल गया था कि ये जो आप देख रहे हैं मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, क्योंकि मीर कासिम से तो युद्ध ही लड़ रहा था ना। तो ये जो अंग्रेज लोग थे बहुत तेज थे, मीर कासिम को हटा दिए और मीर जाफर को बैठा दिए थे, जो कि आगे चल के मीर जाफर को भी धोखा देंगे, समझ गए, आगे चल के चलिएगा, आज बताते हैं कैसे। तो आप ये जान लीजिए कि हेक्टर मुनरो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहा था बक्सर का युद्ध, उसमें हेक्टर मुनरो एक तरफ था और 3 जो थे अलग अलग थे। जैसे कि मुगल के जो नवाब थे, बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे एक तरफ से, बंगाल के नवाब मीर कासिम एक तरफ लड़ रहे थे, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला लड़ रहे थे। ये तीनों मिलकर एक तरफ से लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो एक तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अंग्रेज जीत गया था और ये हार गए थे। हारने का वजह तो आप सब जानते हैं कि धोखाधड़ी होता है, छल कपट होते हैं। चलिए, जो सवाल बनना था बन गया, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए सही सुमेलित की बात अगर करें, बांडी भाषा का युद्ध जो देख रहे हैं आप, ये जो है आंसर यही सही है, बांडी भाषा का युद्ध। ठीक है, बांडी भाषा का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लड़ रही थी, फ्रांसीसियों के विरुद्ध। उसी को बांडी भाषा का युद्ध भी कहते हैं। और आगे चलिए अब बताते हैं, ज़्यादा जानकारी देते हैं। चिलियावाला का युद्ध, वाला का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 में हुआ था। ये किसके किस बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। ये पूछता है कि अंग्रेज और सिखों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 में हुआ था। और उस युद्ध का नाम क्या था? तो चिलियावाला का युद्ध नाम है। क्या नाम है? चिलियावाला का युद्ध नाम। अब देखिए खुर्जा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। तो निजाम और मराठों के मध्य जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? खुर्जा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। याद हो गया। अब देखिए बांडी भाषा के युद्ध पढ़े थे, तो बांडी भाषा के युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। तो ये पूछता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो बांडी भाषा का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ। तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में, अच्छा मतलब 1760 में। तो किसके बीच हुई? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुई। कौन सा युद्ध हुआ? बांडी भाषा का युद्ध। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोहराया इसे। बक्सर का युद्ध देखिए, तो बक्सर का युद्ध तो अभी पढ़े, 22 अक्टूबर 1764। तो 22 अक्टूबर जो है 1764, याद रखिएगा। तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो कैप्टन हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ हुआ था। ये मेन लीडर है मीर कासिम, याद रखिएगा। और भी है, मुगल का जो है शाह आलम द्वितीय है, ठीक है। और अवध के नवाब सुजाऊ दौला जी हैं, वो सब मिलकर लड़े थे हेक्टर मुनरो से बक्सर का युद्ध में। और ये बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे भारत में व्यापार का मार्ग खोल दिया था। और प्लासी का युद्ध क्या हुआ था? बंगाल में खोल दिया था व्यापार का मार्ग। समझ गए? सही। देखते हैं छठे प्रश्न। सिराजुद्दौला है, सुराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? सोचिए, सिराजुद्दौला जो थे वो 1756 में क्या किए कि अंग्रेजों को हरा दिए थे। ठीक है, 56 में हरा दिए थे। हरा कर क्या किए थे? कब्जा कर लिए थे। ठीक है, कौन से शहर पे किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता पे, क्योंकि बंगाल में ही नवाब थे तो किसको कब्जा करना था? कलकत्ता मुक्त था, कलकत्ता को कब्जा कर लिए थे। ठीक है, ये जान गया। अब चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सिराजुद्दौला ने क्या किए कि 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर जो है अधिकार कर लिया था, मतलब अधिकार कर लिया या कर लिए, तथा कलकत्ता का नाम बदलकर, मतलब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता जीता 1756 ईस्वी में, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अली नगर रखा गया। किसका नाम? कलकत्ता का नाम। ये जान लीजिए। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंधन जो होते हैं, प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मणिक चंद्र को सौंपा था। किसे सौंपा था? मणिक चंद्र को। मणिक चंद्र को कौन सौंपा था अधिकार भाई कलकत्ता के जितने भी प्रबंध देखने के लिए? तो सिराजुद्दौला ने कब जो है कलकत्ता पे कब्जा किया? 1756 में। कलकत्ता का नाम बदल के क्या रख दिया? अलीनगर रख दिया। क्लियर हो गए? चलिए अब सवाल और बनता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल शब्द आप सुन रहे हैं तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह कौन था? कौन ऐसा व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था जो कि ब्लैक होल के बारे में बताता है? तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, हालवेल था। कौन था? हालवेल। तो हालवेल जी जो हैं वो बताए थे। चलिए अब जानकारी ले लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। सवाल बनता है इससे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ब्लैक होल घटना का विवरण हालवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। तो हालवेल कौन था? सैन्य अधिकारी था। किसका? अंग्रेज का। आप अच्छे से जानते हैं। ये घटना का विवरण कौन दिया? हालवेल ने।
किसका, कौन सी घटना का विवरण दिया? ब्लैक होल का विवरण दिया। ठीक है, अब ब्लैक होल जो घटना है, मतलब यह घटना जो है, यह घटना मतलब ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो घटना है 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी, ये जान लीजिए। तो कलकत्ता में कौन सी घटना हुई थी? ब्लैक होल की घटना हुई थी। कौन से डेट पे हुई थी? तो 20 जून 1756 में हुआ था। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी मतलब ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। घटना विवरण कौन बताया? हालवेल ने बताया। ठीक है, मान लीजिए अंग्रेज अधिकारी था, एक सैनिक अधिकारी से प्राप्त हुआ था, और ये 20 जून जो है 1756 में कलकत्ता में हुई थी, जिसे हम काल कोठरी कहते हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में क्या हुआ था, मतलब 146 अंग्रेजों को कैदी बना लिया था, मतलब कैदी करके बंद कर दिया था उसी रूम में। 18 फीट लंबे 14 फीट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। समझ गए? कौन? सिराजुद्दौला ने, बंगाल का जो नवाब था। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 ही लोग जो है जीवित निकले, मतलब 23 ही कैदी जो जीवित निकला था 146 में। सोचिए, सब मर गया था। तो समझे, ऐसे ही काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, जो कि इस घटना के विवरण का जो है नामक जो है अंग्रेज अधिकारी से प्राप्त होता है, हालवेल नाम के। तो ब्लैक होल घटना हुई थी, और ब्लैक होल घटना का मेन नेता कहिए सिराजुद्दौला था, क्योंकि इतने कमरे में 146 आदमी को बंद कर देगा ना, तो सोचिए ना, 23 ही बच गया तो बड़ी बात है, हमको लगता है एक भी नहीं बचना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। तो काल कोठरी को ही ब्लैक होल कहते हैं। ये घटना कलकत्ता में हुई थी। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहाँ जो है स्थानांतरित किया? कहाँ किया था? तो हम जानते हैं मुर्शिदाबाद में कर दिया था, मुर्शिदाबाद ही रख दिया था, हम पढ़ चुके हैं ऊपर। इसी का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। अब देखिए, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित कर दिया। और देखिए, मुर्शिदाबाद को मकसूदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मकसूदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखशियार ही नाम है, मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने उसे नासिर जंग की उपाधि से जो है विभूषित किया। जंग के नाम से जो है किसे बोला जाता है, मतलब ये उपाधि किसे मिला था नासिर जंग का? तो ये मिला था मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, कौन दिया था? तो मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने दिया था। ठीक है, अब देखिए, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। यही पूछता भी है कि मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? टोडरमल कहा जाता है। ये भी सवाल बनता है कि टोडरमल जो है, दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। क्या उपाधि मिला था? तो नासिर जंग का उपाधि मिला था। कौन दिया था? तो फर्रुखशियार दिया था, जो कि मुगल बादशाह था। चलिए, 9वां प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? अब देखिए, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर दिया था मीर कासिम, तो कहाँ ले गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर आ गया था लेके। कहाँ गया था? मुंगेर लेके आ गया था मीर कासिम। 6ठा प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की थी। मतलब मुंगेर काहे ले गया जानते हैं? मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों ले गया था मीर कासिम? इसलिए क्योंकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना करे, छेड़छाड़ ज़्यादा ना करे, इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए। ठीक है, उसने वहाँ पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। मतलब यूरोपीय पद्धति से जो है शिक्षा दिया कि भाई यूरोपीय पद्धति से आप लोग सीखिए अस्त्र शस्त्र चलाना, ठीक है, युद्ध करना सीखिए। ठीक है, और जैसे ही मुंगेर हस्तांतरित किया, मतलब अपना राजधानी, तो वहाँ पे गोला बारूद के लिए कारखाना भी निर्माण कर दिया था। कौन? मीर कासिम। कौन किया था? मीर कासिम किया था। क्या चीज़ का? गोला बारूद का। कहाँ किया था? मुंगेर में। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर राजधानी ले गया था, वहीं पे बनाया था गोला बारूद। ठीक है, कारखाना स्थापित किया था।
और यूरोपीय पद्धति से क्या सिखाता था, प्रशिक्षित करता था, किसको, सैनिकों को सिखाता था युद्ध करने के लिए, ठीक है। अब देखिए 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अब सोचिए, मतलब 1760 से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, मतलब 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना रहा, बस ज़्यादा नहीं बना, ठीक है। 60 से 63 तक नहीं बना रहा, बंगाल का नवाब बना। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध में मीर जाफ़र कुछ भूमिका नहीं निभाया है, ये जान लीजिए। निभाया कौन रहा था, मीर कासिम। तीन ही व्यक्ति थे, मीर कासिम, अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह, ठीक है, ये जान लीजिए। मुग़ल का बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, वो था। मीर कासिम को हटाकर क्या किया था अंग्रेज, मीर जाफ़र को बैठा दिया था, और मीर कासिम तो लड़ने में लग गया, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनता भी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि बांडीवासी के युद्ध जो है 1760 ईस्वी में बताइए किसके किसके बीच हुआ था। हम पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना। तो हम क्या पढ़े थे तो बताएंगे। तो हम पढ़े थे कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, मतलब ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच ये लड़ाई हुई थी, आप जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, मतलब फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ थी। उसी युद्ध का बांडीवासा बोला जाता है, जिसमें फ्रेंच हार गए थे और ब्रिटिश जो है जीत गए थे। देखिए, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है सर आयरकुट ने, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था। जब अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेज की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, जबकि फ्रांस की सेना की तरफ से कौन कर रहा था पता है नेतृत्व, तो वो कर रहा था काउंट डी लाली ने कर रहा था, मतलब लाली कर रहा था। काउंट डी लाली फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था और आयरकुट जो था वो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। और इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद वो है फ्रांस हार जाते हैं और इंग्लैंड जीत जाता है। 11वां प्रश्न, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब नीचे दिए गए कथनों पर, चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए भाई। तो अब बताइए कि 18वीं सदी की बात हो रही है और कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी जो है पद्धति अपनाई। दोहरी पद्धति को ही द्वैत शासन कहा जाता है, याद जानिए। इसके संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। लीजिए एकदम बीपीएससी जैसा हुबहू क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, जैसे कि केवल ए होगा, यही सही आंसर है, उपयुक्त में से सत्य है। कैसे, तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण रखना था, इसलिए द्वैत शासन लागू किया था। मतलब बंगाल पे जीत गया था ना एक तरह से। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें कब्जा कर लिया रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ही लाया था द्वैत शासन। इसीलिए लाया था क्योंकि बंगाल पे क्या किया था कि जितने भी राजस्व है कंपनी, उसमें नियंत्रण रखे, कंट्रोल करे। हम चलाएं, अंग्रेज चलाए, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाए, ये था, समझ गए। इसी को कहते हैं द्वैत शासन को दोहरी पद्धति, जो कि ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं द्वैत शासन है क्या। देखिए, द्वैत शासन के अंतर्गत जो कि रॉबर्ट क्लाइव लाया था, आप जानते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद लाया था ना, जानते ही हैं आप, ठीक है। तो द्वैत शासन के अंतर्गत क्या होता है कि निजामत कहने का मतलब सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, ठीक है। द्वैत शासन के अंतर्गत क्या आता है कि निजामत का मतलब आगे जान लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, ठीक है, फौजदारी न्याय, ठीक है, अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाबों को दिया गया, ठीक है। किसे दिया गया, नवाबों को। जबकि दीवानी मतलब राजस्व वसूली और दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। अब सोचिए, यही कारण था। द्वैत शासन का मतलब समझ गए। द्वैत शासन का मतलब था, रॉबर्ट क्लाइव जो सोचा कि जितने भी राजस्व वसूली की बात होगी, दीवानी न्याय की बात होगी, मतलब दीवानी का जो अधिकार है, जिसे राजस्व वसूली कहते हैं या दीवानी न्याय कहते हैं, इसका अधिकार जो है मैं रखूंगा। कौन रखेगा, द्वैत शासन में रॉबर्ट क्लाइव बोला कि कंपनी रखेगी। कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी। और सब जो भी है आप करिए, मतलब जैसे कि निजामत में सुरक्षा व्यवस्था आपका काम, इसका नवाबों का काम, पुलिस प्रशासन आपका काम, मतलब आंतरिक प्रशासन आपका काम, फौजदारी न्याय आपका काम, अन्य समस्त प्रशासन अधिकार आपका काम।
ये सब नवाब को दिया गया कि भाई ये सब काम आप संभालिए, बंगाल के जो नवाब थे उन्हें। तब बताइए गुस्सा आएगा नहीं कि मेन पैसा का तो खेल तुम ही ले लिया, तो हम इस सब करके क्या करेंगे, तो गुलामी हुए ना एक तरह से, तो ये हुआ। ठीक है, समझ गए। तो मेन राजस्व वसूली अपने पास रखा और सब अधिकार दे दिया नवाबों को। कंपनी ने दीवानी काज के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राज की नियुक्ति की। अब सोचिए, मतलब दीवानी काज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दीवानी काज के लिए मतलब राजस्व वसूली के लिए क्या किया कि 2 उप दीवान बनाए। 2 उप दीवान जो कि बंगाल में अलग होंगे और बिहार में अलग होंगे। तो बंगाल में कौन था पता है, मोहम्मद रजा खां था जो कि राजस्व वसूली करने के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त किया गया था। और बिहार में किसे नियुक्त किया गया था, सिताब राय को नियुक्त किया गया था। समझ गए, ठीक है। ये सब जो है अंग्रेज की तरफ से काम करने लगे थे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। वसूली मतलब समझ रहे हैं, टैक्स। 12वां प्रश्न है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो हम जानते हैं खासी जनजाति से संपर्क में आए थे। कौन, अंग्रेज आए थे। पर्वतीय जनजाति कौन था, खासी। ठीक है, इससे आए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट मतलब बंगाल में पड़ता है सिलहट से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी जो बोला जाता है, गारो पहाड़ी के क्षेत्र को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया। परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आ गया। और जयंतिया, ये दोनों तो अंग्रेज से समझिए नहीं भिड़े, लेकिन खासी जनजाति जो था भिड़ गया अंग्रेज से। क्यों, अब अंग्रेज जो खासी जनजाति था उसके तरफ से कौन लड़ रहा था, तीरथ सिंह। तीरथ सिंह क्या हुआ कि विरोध कर दिया अंग्रेजों के प्रति, समझ गए। इसलिए अंग्रेज जो है इसे टारगेट कर लिए और यही संपर्क में आ गया भाई। इसीलिए खासी पर्वतीय जनजाति जो है संपर्क में आ गया अंग्रेज से, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तीनों मिले थे लेकिन खासी के तरफ से तीरथ सिंह जो है विरोध कर दिया था अंग्रेजों का, ये मानने से तैयार नहीं था। इसलिए देखिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के जो है उपयोग में सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा बता सकते हैं तो बताइए। 13वां प्रश्न है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जल्दी शुरू करेंगे पंजाब और मैसूर का युद्ध। इसी तरह टॉपिक वाइज टॉपिक करके मैं छोड़ दूंगा, आप जब चाहें देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही कैसे लगाएंगे, तो देखिए आगे तो सबसे बड़ी बात कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये जान लीजिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ, ठीक है। आगे चलिए, आगे तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हो गया था तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताइए कब हुआ, मतलब द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसका अंत कैसे हुआ। तो हम जानते हैं ये जो आप देख रहे हैं अनिर्णायक युद्ध रहा है, मतलब ये क्लियर युद्ध नहीं रहा था, निर्णायक ही रहा था, बीच में ही अपने समाप्त हो गया, फिर बाद में हुआ तो तभी तो तृतीय हुआ, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। सोचिए प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, सोच रहे हैं, देख लीजिए। ये तो क्लियर है, ये तो जान ही रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, एक्सला चैपल जिसे शाह पेल बोला जाता है संधि से अंत हो गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तृतीय युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि से अंत हो गया था। द्वितीय कर्नाटक जो है युद्ध हुआ था अनिर्णायक युद्ध रहा था, क्लियर नहीं हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो था ब्रिटिश सेना की हार हो गई थी। सोचिए प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना हारा गया था। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था बताइएगा जो दीवानी प्रदान किया था। सिंपल सवाल बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी
तो वो था ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने की थी। और कौन करेगा? शाह आलम द्वितीय किया था। अब चलिए जानते हैं क्या बात है भाई, ऐसा क्या हुआ। तो देखिए 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। मतलब एक फरमान हुआ था, कुछ हुआ था, ठीक है, फरमान द्वारा हुआ था कि मुगल बादशाह ने क्या किया, फरमान हुआ, अब हार गया था ना एक तरह से, ये भी तो शाह आलम द्वितीय जो बक्सर का युद्ध में था, है ना, तो ये जान लीजिए। आगे तो समझ गए कि फरमान द्वारा जो है मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। कौन दे दिया? शाह आलम द्वितीय ने। किसे? अंग्रेज को। कब दिया? 12 अगस्त 1765 को। फरमान एक जारी, फरमान द्वारा जो है लिख के दे दिया कि भाई जाइए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अस्थायी रूप से आपको दे दिया। ठीक है, कंपनी को दे दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का जो है बंगाल का गवर्नर था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना था, एक बार नहीं बना था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी का युद्ध का मेन भूमिका निभाया था, फिर बक्सर के युद्ध में था, जो कि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय लड़ा था, जो कि 1764 में हुआ था। तो 1764 में जो लड़ा था उसमें हेक्टर मुनरो था, और उस समय सत्ता पे कौन था? तो 1765, मतलब 1700 जो आप देख रहे हैं 65, तो इसका शासन का कब तक रहा था? अंतिम तक 1767 तक रहा था, मतलब 67 तक रहा था। तो ये तो रहेगा ना उस समय जब बक्सर का युद्ध होगा। तो सोचिए प्लासी का युद्ध में भी, बक्सर का युद्ध में भी था, लेकिन बक्सर के युद्ध में ये गवर्नर बन चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, बंगाल का गवर्नर। समझ गए? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसमें बना हुआ था, बंगाल का गवर्नर बना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लीजिए 1803 में, मतलब 1803 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही कर लिया था, सोचिए, करेगा ही। रॉबर्ट क्लाइव जो शासन चालू किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, तो गुस्सा तो ऐसे भी था अंग्रेज का, तो कब्जा कर लिया था। 15वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, मराठों ने ज़्यादा विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, मराठों से संबंधित है, इसलिए तानाजी, शिवाजी, ये सब मराठा से संबंधित है ना। चलिए वो सब तो बातें अलग बात है, लेकिन अंग्रेज से जो फाइट किए थे उनकी चर्चा करते हैं ज़्यादातर। चलिए बाद में करेंगे, तो शिवाजी सब तो अपना औरंगजेब से लड़ रहे थे। आगे चलिए, देखिए भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं द्वारा किया गया था। सही बात है, मराठा बहुत ज़्यादा लड़े थे अंग्रेजों से। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, 3 को तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सबसे बड़ी बात। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मतलब 3 तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच 3 युद्ध हुआ था। 3 युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति थोड़ी कमजोर हुई, नहीं तो 3 तक तो हिला कर रख दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह खानी पड़ी। मुंह खानी पड़ी मतलब मुक्की खानी पड़ी, मतलब अपनी लैंग्वेज में अगर बोले तो अंग्रेज को मुंह तोड़ जवाब मिला। तो सलाइवा की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ था। देखिए अब देखिए ये सवाल कैसे बनता है, जैसे आप ऊपर पढ़े कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, उसी तरह ये भी तो 3 हुआ आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें भी तो पूछेगा आपसे सवाल कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो किस संधि से अंत हुआ? तो सलाइवा की संधि से अंत हुआ। सलाइवा की संधि से अंत हुआ, तो आप बताइए कि इस किसके बीच लड़ा गया प्रथम? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच लड़ा गया। सलाइवा की संधि हुई, जिसमें क्या हुआ था कि मुक्की खानी पड़ गई थी अंग्रेज को। समझ गए? अब लीजिए बेलीजली ने क्या किया, 1802 ईस्वी में अपनी एक सहायक संधि के जाल में जो है पेशवा को बांध दिया था। तो सबसे पहली बात कि बेलीजली जो है कौन सी संधि लाया था? सहायक संधि लाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पेशवाओं को कब बांधा, मतलब अपने जाल में कब फंसा लिया? सहायक संधि की मदद से। तो 1802 में। कौन? बेलीजली ने। ठीक है, कौन सी संधि से आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? प्रथम, तो सलाइवा की संधि से, ये जान लीजिए। देखिए 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ने मराठाओं की जो है रही
सही शक्ति को समाप्त ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना किया। मतलब इसमें समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, देखिए हम बता देते हैं। इसमें सवाल पूछा कि 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया कि मराठों की जो है शक्ति को समाप्त कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए था, मराठों की रही सही शक्ति को, मतलब जो शक्ति था उसे समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति स्थापित हो गया था। कब किया था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था 1818 में, ऐसे याद रखेंगे। देखिए 16वां प्रश्न है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायाब जो है नायाब वजीर के संदर्भ में, हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो कथन जो है ना 1 और 2 दोनों सही है। कैसे? तो एक जो है राजा टिकैत राय जो थे नवाब के आशफउद्दौला के जो है अर्थ मंत्री थे, मतलब वित्त मंत्री थे। दूसरा प्रश्न है कि अवध के नवाबों के राज्य में समानता या नॉर्मल कहिए कपितय हिंदू जाति, कपितय मतलब समानता, जो कपितय जो लगभग मतलब मान के चलिए हिंदू जातियों के लोग को उच्च स्थान प्राप्त थे लगभग। कैसे? तो चलिए हम जानते हैं। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान कहिए, वित्त मंत्री कहिए, अर्थमंत्री थे, समझ जाइए। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारी की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई, मतलब उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी हिंदू अधिकारियों को, ठीक है। अवध के नवाबों के समय याद रखिएगा। अवध कहाँ? लखनऊ की बात हो रही है। उदाहरणतः मान लीजिए कि आसफउद्दौला के दीवान जो थे, जान रहे हैं दीवान मतलब वित्त मंत्री, राजा टिकैत राय थे। वह राजा जो हैं झाऊलाल थे एक, ठीक है। नवाब जो है सफदर जंग के जो हैं प्रधानमंत्री थे। और सेना नायक कौन था? तो याद रखिएगा राजा नवल राय जो थे, इन्हीं मतलब इस सब जो थे मतलब हिंदू जातियों के प्रतिनिधित्व थे। कौन थे? हिंदू जातियों के प्रतिनिधित्व थे और उस समय उच्च पद पे थे, याद रखिएगा। चलिए 17वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही जो है काला अनुक्रम कौन सा है? मतलब काल के हिसाब से बताना है, समय के हिसाब से बताना है, कला अनुक्रम कौन कौन सा है या कौन सा हुआ, बताइएगा। डेट के हिसाब से आपको बताना है, तो आपको डेट याद रखना होगा सबसे इम्पोर्टेंट। तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा होगा आपको, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवाशा युद्ध और बक्सर युद्ध हुआ। तो जो अंबर युद्ध देख रहे हैं ये अगस्त जो है कब हुआ था? चलिए इस पर हम क्यों बताएं, यहाँ देखिए बता रहे हैं। देखिए अंबर युद्ध हुआ था अगस्त 1749 ईस्वी में, जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसे, अंबर युद्ध को, याद रखिएगा। प्लासी युद्ध हुआ था जून 1757 में, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सेनाओं के बीच हुआ था, ये जान लीजिए, ठीक है। आगे सवाल है बांडीवाशा के युद्ध हुआ था जनवरी 1760 में, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हो चुका था। और बक्सर युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जो कि मीर कासिम बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध की तरफ से लड़ रहे थे, और शाह आलम, यहाँ पे देखिए तृतीय दे दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तृतीय नहीं था, द्वितीय थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का नाम लेना, ठीक है, मतलब नाम लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय का नाम लीजिएगा। तो शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह के तरफ से लड़ रहे थे, और जो कि संयुक्त सेना थी, याद रखिएगा, एक तरफ ब्रिटिश सेना के बीच ये लड़ाई हो रहा था, तो याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगा, क्षेत्रीय राज्य और पंजाब और मैसूर के बीच। और मैं बता दूं कि इस युद्ध में जो हो रहा है वो तो आएगा ही, और ज्योग्राफी का आपका लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और इसी तरह जल्द से जल्द हम गवर्नर का भी ख़त्म कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, आप टेंशन ना लेंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो देख रहा हूँ कि क्या लाऊँ, तो ला दूँगा, ये भी 19 क्वेश्चन है, ला दूँगा नेक्स्ट वीडियो।